बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ अहसानिही सल्लु अलैहि व आलिही। सना से तेरी इब्तिदा करता हूँ, हाज़िरी ये हरम की इस्तदा करता हूँ। माना नहीं काबिल तेरी सना के, तेरे करम की इल्तिजा करता हूँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने प्रोग्राम वेलकम टू IT के साथ आपका मेज़बान मलक हसन रज़ा कतारी हाज़िर खिदमत है। पिछले कुछ प्रोग्रामों में जैसे कि हम एक बात शुरू में अर्ज़ करते हैं, कोई हदीस, कोई कौल, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस किसी ने मुझे कोई एक बात भी सिखाई जो मैं नहीं जानता तो वो मेरा उस्ताद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा। तो इल्म के शहर का दरवाज़ा ये कह रहा है, आप फरमा रहे हैं कि अगर कोई मुझे कोई एक बात भी ऐसी बताता है जो मैं नहीं जानता तो वो मेरा उस्ताद है। तो यहाँ पर हमें रोज़ाना रूटीन में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बातें बताते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें उस इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते, बल्कि हम अक्सर औक़ात उन्हें हकीर ही समझते हैं। लेकिन इस्लाम हमें जो सिखाता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह के अक़वाल ही हैं जो हमें उन चीज़ों की तरफ आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हज़रत अली के कौल के मुताबिक हमें उन लोगों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए जिनसे चाहे हमें थोड़ा बहुत किसी एक फील्ड के अंदर थोड़ा सा इल्म मिलता है, लेकिन वो हमारे उस्तादों की जगह है। अगर हम उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो उस मुकाम, जिस मुकाम के वो हकदार हैं, हम उनको वो मुकाम नहीं दे रहे। आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम के शेड्यूल के मुताबिक। आज हम इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात करेंगे वो है डाटा की प्रोटेक्शन। शुबा IT जो है, इसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो है वो हमारा डाटा है। पिछले बहुत से प्रोग्रामों में हम मुख्तलिफ रूटीन के साथ डाटा के मुतल्लिक चीज़ें देखते रहे, डाटाबेस देखते रहे, डाटा मैनेजमेंट देखते रहे। सबसे पहले तो हम ये देखा कि हमने मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है उसको इकट्ठा करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारा जो डाटाबेसेस हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और इसकी वजह से हमें क्या क्या आसानियाँ हैं। जैसे कि पिछले प्रोग्रामों में मैंने कहा कि जहाँ हम इन चीज़ों के फ़वाइद बताते हैं, हमें ये भी बताना चाहिए कि कहाँ इनके नुकसानात हैं, ताकि उन नुकसानात को हम पहले से कवर कर सकें। तो डाटा प्रोटेक्शन जो है वो इसी का एक हिस्सा है। प्रोटेक्शन यानी हिफाजत, डाटा की हिफाजत के मुख्तलिफ तरीके। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डाटा प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है। आइए देखते हैं कि हम जो डिफरेंट किस्म के डाटा इस्तेमाल करते हैं, जो डाटाबेसेस बनाते हैं। जब हम किसी हॉस्पिटल में डाटाबेस देखते हैं, वहाँ पेशेंट की हिस्ट्री है, पेशेंट के मुतल्लिक ओवरऑल उसकी डिटेल है। अगर हम बैंक में देखते हैं, एक क्लाइंट जो है उसकी ओवरऑल हिस्ट्री है, उसके उस अकाउंट की फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, कब कहाँ से कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, कहाँ से पैसा निकाला गया, कितना निकाला गया। हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे इदारे हैं जहाँ पर हर शख्स के मुतल्लिक, जो वहाँ का कोई कस्टमर है या वहाँ का जो एम्प्लॉय है, उसके मुतल्लिक फुल डिटेल्स हैं। मुख्तलिफ़ बिज़नेस डिपार्टमेंट में देख लें, हम मुख्तलिफ़ किस्म के डाटाबेसेस तैयार करते हैं। अगर ये डाटाबेसेस किसी गलत हाथ में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। मसलन एक मरीज़ की जो बायो हिस्ट्री है वो अगर किसी ऐसे शख्स के हाथ में चला जाए कि जो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो उस मरीज़ को किसी भी तरह से मेंटली टॉर्चर कर सकता है,
तो वहां पर अब उस मरीज के लिए काफ़ी मुश्किलात बन सकती हैं। इसी तरीके से बैंक की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो अगर गलत हाथ में चली जाती हैं तो वहां पर भी बहुत से मुश्किलात जो है, कबाख्तें जो है बन जाएंगी। इसके अलावा अगर बैंक का डेटाबेस ही किसी ऐसे शख्स के हाथों में आ जाए कि जो उस डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर सकता है, तब्दीलियां कर सकता है, तो बहुत से लोगों के अकाउंट जो है वो खाली हो सकते हैं, माली तौर पर नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा नादरा, जिसके अंदर ऑल पाकिस्तान आईडी कार्ड्स के जो हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डाटा है वो वहाँ पर मौजूद है, तो वो अगर किसी की रसाई में आ जाता है, एक अनऑथोराइज्ड पर्सन की रसाई में आ जाता है, तो वहाँ पर कितने लोग जो हैं वो एक ऐसी कंडीशन से दो चार हो सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए शायद ऐसी हो कि उनकी ज़िंदगी को अजाब बना दे। सबसे पहले तो बात यह है कि किसी भी पर्सनैलिटी के मतलब डाटा आप उसकी इजाज़त के बगैर मैनेज ही नहीं कर सकते। रूल्स के मुताबिक आप किसी के मतलब डाटा कुछ इस तरीके से मैनेज जो हम करते हैं, जो इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, आप उसकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। अब इस जो डाटाबेस मैनेज किया गया है वो किस लिए किया गया है, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। एक मरीज का डेटाबेस जो तैयार किया गया है, एक मरीज की जो हिस्ट्री लिखी गई है उस डेटाबेस के अंदर, वो असल में सिर्फ दो पर्सनैलिटीज के लिए है, एक डॉक्टर्स के लिए और दूसरा रिसर्चर्स के लिए, कि जो उस मरीज पर रिसर्च कर रहे हैं, मजीद आगे उस किस्म उस मर्ज पर रिसर्च कर रहे हैं और उस किस्म के दीगर मरीजों के लिए वो उस मरीज को एक नमूने के तौर पर लेते हुए, उसकी हिस्ट्री को देखते हुए, जो उसके ऊपर मेडिकली एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनको सामने रखते हुए मजीद आगे किसी दूसरे पर उनको आजमाने के लिए, या उस मरीज के दीगर डॉक्टर्स जो हैं, एक डॉक्टर ने हिस्ट्री तैयार की है, अगर वो एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वो हिस्ट्री वहां पर उस डॉक्टर को पता चलता है कि पहले डॉक्टर ने जो मेडिकेशन की है वो क्या है, कैसे है, ताकि उसके मुताबिक वो आगे कर सके। अब यहां पर अगर यही सारा प्रोसेस चलता है तो ये तो एक पॉजिटिव वे में काम चल रहा है, लेकिन अगर एक अनऑथोराइज्ड पर्सन उस डेटाबेस को हासिल कर लेता है, एक ऐसा बंदा जो कि इन तीनों में, यानी डॉक्टर, मरीज या रिसर्चर्स, इन तीनों में से नहीं है बल्कि एक चौथा बंदा है, और वो उस डाटा को हासिल करता है, तो जाहिर है वो किसी खास काम के लिए उस डाटा को हासिल करेगा और वो खास काम मरीज के मुखालफत में ही होगा, या डॉक्टर्स के रूल्स को जो हम कहेंगे कि बनाए गए रूल्स हैं उनको तोड़ने के लिए होगा, मरीज को मिसगाइड करने के लिए होगा, या दूसरे डॉक्टर को मिसगाइड करने के लिए होगा। जो भी हो, किसी ना किसी की नुकसान की जो या परेशानी की जो वजूहात हैं वो उनमें आएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे बहुत से इदारे जो हैं उन्होंने ऑनलाइन अपने डेटाबेसेस जो हैं उनको कर दिया है। बहुत सी हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे तकरीबन तमाम बोर्ड्स ने रिजल्ट्स वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म वगैरह जो ऑनलाइन कर दिए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने। अब अगर वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ वहाँ पर जो ऑथराइजेशन कोड्स हैं, पासवर्ड्स हैं, अगर उनको कोई मिसयूज़ करता है तो बहुत से मसाइल खड़े हो सकते हैं। अभी मैं मिसाल दे रहा था बैंक की। अगर ऑनलाइन बैंकिंग में अगर एक शख्स के पास दूसरे शख्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, उसकी ऑथराइजेशन कोड्स वगैरह पहुंच जाए, तो वहाँ अपने कंप्यूटर में बैठ के दूसरे के अकाउंट से ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर सकता है, यानी नेगेटिव सेंस में उसका इस्तेमाल शुरू हो सकता है। हैकिंग इसी की एक मिसाल है कि आपका पासवर्ड, लॉगिन नेम एक अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चला गया, उसने आपकी मेल, आपका जो अकाउंट है, चाहे वो मेल का है, चाहे वो वेब का है, या किसी और अकाउंट सिस्टम का है, वो यूज़ करना शुरू कर दिया, मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें हैकिंग कहलाती हैं। डाटा प्रोटेक्शन के रूल्स और मेथड्स ये इसी चीज़ को रोकने के लिए हैं। इनके लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर भी तैयार किए गए, मुख्तलिफ किस्म की हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार की जाती हैं। अब एक हार्ड के अंदर आपका ऐसा डाटा मौजूद है कि जो
आपके कारोबार के मतलब, आपके बिजनेस के रिलेशंस के मतलब, बिजनेस के सीक्रेट्स के मतलब है, और वो आपके किसी एम्प्लॉय के जरिए से या किसी और पर्सन के जरिए से अगर उस हार्ड का डाटा आपके किसी महालफ के पास पहुंच जाता है तो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। वहां पर आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि फिजिकली हम अपने कंप्यूटर को, अपने डाटा को सबसे पहले फिजिकली प्रोटेक्ट करें। उस कमरे को, उस इलाके को, उस अलमारी को या उस जगह को जहां पर आपका डाटा मौजूद है, सबसे पहले आप उसको फिजिकली सेव करेंगे। उस कमरे में आने जाने वाले कौन कौन से लोग हो सकते हैं, वहां पर बैठने वाले लोग कौन हो सकते हैं, आया वो ऐसे लोग तो नहीं जो आपके काबिल एतमाद नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन जो आपका मुखालिफ है, सो ऑन। इस किस्म की बातें फिजिकली प्रोटेक्शन के लिए कि आप सबसे पहले तो अपने उस कमरे को, उस जगह को फिजिकली सेव करेंगे। सेकंड स्टेप आता है कि आप अपने डाटा को किस तरीके से सेव करें कंप्यूटर के अंदर, कि अगर एक अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर पे बैठ जाता है तो वो आपके उन फाइल्स को, आपके उस डाटा को ना खोल सके, ना ढूंढ सके, ना उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन कर सके, ना उसको इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आमतौर पे हम लोग अपना डाटा जो है वो हाइड कर देते हैं। बहुत से दोस्त जो है वो इस टेक्निक से वाकिफ हैं, बल्कि अब तो आम है, लेकिन वो टेक्निक, हाइड करने की टेक्निक जो है उसको शो करना भी आसान है। लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे मिलते हैं जो मुस्तकिल तौर पर हाइड कर देते हैं और उस तरीके से उसको शो नहीं करते जब तक कि वो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके स्पेशल तरीके से उसको अनहाइड ना किया जाए। एक और तरीका होता है, वो तरीका हम उस तरीके को कहते हैं डिकोड करना, इनकोडिंग और डिकोडिंग। आप अपने डाटा को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए से खास कोड्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप उसी सॉफ्टवेयर के जरिए से उस कोडेड फाइल को इनकोड करते हैं दोबारा, और आप उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसको उसके अंदर वो डाटा नहीं मिलता जो ओरिजिनल है, बल्कि उस डाटा के कोड्स मिलते हैं, और वो नहीं जानता कि ये कोड्स कैसे ओपन होंगे, ये कोड्स क्या है, जब तक कि वो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम ने उस डॉक्यूमेंट को इनकोड किया है, वो उसको डिकोड ना कर दे। यानी वो स्पेशल फिगर्स में या सिंबल्स के अंदर फाइल को ट्रांसलेट कर देता है। अब वही ट्रांसलेटेड फाइल जब दोबारा उस प्रोग्राम को मिलेगी और वो प्रोग्राम अपनी ही तरतीब के साथ उसको वापस डिकोड करके दोबारा उसी फाइल के अंदर कन्वर्ट करके आपके सामने पेश कर सकते हैं। बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास फैसिलिटी है पासवर्ड की। डाटा प्रोटेक्शन के अंदर पासवर्ड की फैसिलिटी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि जहां पर आप अपनी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन करने के बाद जब तक आप अपनी फाइल को पासवर्ड नहीं देते तब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते। मिसाल देता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस वगैरह जो है, इनके अंदर आप फाइल्स को दो किस्म के पासवर्ड लगा सकते हैं, एक ओपनिंग पासवर्ड, दूसरा मॉडिफिकेशन पासवर्ड। आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं, उसके लिए वो पहले पासवर्ड मांगता है, आप उसको पासवर्ड दे देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मॉडिफिकेशन पासवर्ड भी अप्लाई कर चुके हैं तो मॉडिफिकेशन पासवर्ड भी मांगेगा। अगर आप मॉडिफिकेशन पासवर्ड नहीं देते तो वो आपके लिए फाइल तो ओपन कर देगा, लेकिन आप उस फाइल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करते हैं, उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको एक नई फाइल की सूरत में सेव करनी पड़ेगी, लेकिन मौजूदा फाइल जो है आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट ओपनिंग पासवर्ड, सेकंड मॉडिफिकेशन पासवर्ड। एक्सेल हो, एक्सेस हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो और दीगर बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स हैं, उनके अंदर ये हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके उस फोल्डर, आपकी उस डायरेक्टरी को ही पासवर्ड लगा देते हैं। फोल्डर गार्ड, मैं उसकी एक मिसाल पेश कर सकता हूं, जिसके जरिए से आप अपने फोल्डर को जो है एक
पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं। आप चाहे तो उसे हाइड कर दें, चाहे तो आप उसे अपनी जगह पर मौजूद रखते हुए पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर दें। इसी तरीके से हाइड इट नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी फाइलों को जो है हाइड कर देता है और उनको शो करने के लिए आपको दोबारा उसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये फिजिकली तो आपका डाटा वहीं पर मौजूद है, लेकिन सॉफ्टवेयर उनको इस तरीके से गायब करते हैं या इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि एक अनऑथोराइज्ड पर्सन उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। जब तक आप उसे पासवर्ड नहीं देते तब तक वो सॉफ्टवेयर उस आपके फोल्डर को ओपन नहीं करेगा, और अगर उसको ओपन नहीं करेगा तो आप उसके अंदर से फाइल किस तरीके से ओपन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी हार्ड को ही लॉक कर देते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम को ऐसा लॉक करते हैं कि बज़ाहिर सिस्टम चल रहा है, लेकिन जिन प्रोग्राम को आप अलाउ करते हैं सिर्फ वही प्रोग्राम चलेंगे, उनके अलावा दूसरे प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे। मुख्तलिफ फाइल्स आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि इन फाइलों को नहीं ओपन किया जाएगा, इन फाइलों को ओपन किया जाएगा, इन प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हो, इनको नहीं कर सकते, यानी एक पॉलिसी तैयार करके आप दे देते हैं इजी वे के अंदर। जरूरी नहीं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो और एडमिनिस्ट्रेटर के इस्तेमाल हकूक जो है ना इस्तेमाल करना जानते हो तो आप ये काम करेंगे, बल्कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको एक लिमिटेड किस्म का आप कह सकते हैं कि आपके एडमिन जो है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उनका एक कंट्रोल पैनल सा मुहैया करते हैं जिनके अंदर आप विद इन द सम क्लिक्स आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि आया क्या क्या चीजें चलेंगी, क्या नहीं चलेंगी। आप डेस्कटॉप को लॉक कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप को अनलॉक रखते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉक कर सकते हैं, आप अपनी सीडी ड्राइव को लॉक कर सकते हैं, आप अपनी हार्ड ड्राइव को लॉक कर सकते हैं, ताकि आप अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर सेव कर सकते हैं विद द सॉफ्टवेयर। आप एक ऐसी जगह पर बैठ के सिस्टम यूज करते हैं जहां पर इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं और आपको थोड़ी देर के लिए यहां से जाना भी है और काम भी ऐसा चल रहा है कि आप सिस्टम को ऑफ नहीं कर सकते, और लोग भी ऐसे हैं कि जिन पर आप एतबार नहीं कर सकते आपके डाटा की वजह से। अभी इस ऐसी गंभीर सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? तो ये सॉफ्टवेयर ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारे हेल्पर होते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटर या उन सॉफ्टवेयर्स के जरिए से विद इन अ क्लिक्स हम एक ऐसी पॉलिसी अप्लाई कर जाते हैं कि कोई खास प्रोग्राम, कोई खास फाइल नहीं खोल सकती, या पूरे का पूरा सिस्टम ही लॉक कर दिया, लेकिन सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन आप जब तक उसे एक स्पेशल पासवर्ड नहीं देते जो कि आप उस पर पहले से अप्लाई कर चुके हैं, तब तक कोई दूसरा काम नहीं होगा। आइए एक नई चीज देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा काम है और तकरीबन हर कंप्यूटर के ऊपर विंडोज के अंदर ये चीज अपनी मौजूद है। मैं आपको एक बहुत टिप के तौर पे ये चीज बताता हूं। एक ऐसी सिचुएशन है जैसे मैंने पहले बयान की कि आपके पास बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन सब ऐसे हैं कि आप उन पर एतबार नहीं कर सकते, और जो काम चल रहा है वो भी बहुत जरूरी है, आपका वहां से उठना भी जरूरी है एक खास वक्त के लिए, और वहां पर एक मुकम्मल एक माहौल ऐसा है कि आप उस पर एतबार नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाए? अब हम ये करते हैं कि हम हर विंडो के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। आप स्क्रीन सेवर का टाइम जो है वो मिनिमम कर दीजिए और उसके बाद स्क्रीन सेवर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दीजिए। उसको अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, 1 मिनट आप वेट करते हैं, स्क्रीन सेवर ऑन होता है। जैसे ही आप स्क्रीन सेवर को खत्म करने के लिए कीबोर्ड, माउस जिससे भी आप इसकी हरकत करेंगे तो एक पासवर्ड विंडो आपके सामने आ जाएगी। पासवर्ड देंगे तो स्क्रीन सेवर खत्म होगा, अदरवाइज स्क्रीन सेवर चलता रहेगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आप इजीली उस जगह को थोड़ी देर के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, बशर्ते के पासवर्ड जो है वो आपने ऐसा लगाया हो कि जो दीगर लोग अभी नहीं जानते। ये ना हो कि आप उन्हीं के सामने बैठ के पासवर्ड बना के लगा रहे हैं और वो पासवर्ड उसी वक्त वो लगा लेंगे और आप जिनसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वही प्रोटेक्शन खत्म हो गई। बाद लोग अपने सिस्टम को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन एक बिल्ट इन चीज भी मौजूद है। अगर आप उस पर पासवर्ड लगा देते हैं तो उसको, पासवर्ड को तोड़ने का एक ही तरीका रह जाता है, वो तरीका कहलाता है
आपकी केसिंग को अंदर से खोल के पासवर्ड ब्रेकिंग, बैटरी और जंपर्स की चेंजिंग के साथ। इसे हम कहते हैं बायोस पासवर्ड। सिस्टम स्टार्ट होते ही जब बायोस अपना काम कर रही है, जब एक सेटअप चलता है, तो जैसे ही वो बायोस अपना काम कंप्लीट करती है कुछ चेकिंग, तो उसके बाद वो एक पासवर्ड की स्लाइड आपके सामने देती है। आप पासवर्ड देंगे तो ही सिस्टम बूट करेगा, अदरवाइज सिस्टम बूट नहीं करेगा। उसके लिए आप बायोस के सेटअप में जाते हैं, वहां पर प्रोटेक्शन और या सिक्योरिटी के इलाके में जाते हैं, वहां पर आप अपना जो पासवर्ड है उसे एक्टिवेट करते हैं, पासवर्ड देते हैं, कंफर्म करते हैं, रिकंफर्म करते हैं। उसके बाद जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं सेटिंग्स को सेव करने के बाद, देन आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड की स्लाइड आ रही है। जब तक आप वो पासवर्ड नहीं देंगे आपका सिस्टम आगे नहीं चलेगा। कुछ लोग इस चीज से थोड़ा झिझकते हैं इस वजह से कि मे बी कि मैं पासवर्ड खुद ही भूल जाऊं तो मेरा सिस्टम जो है लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ी आसानी है कि जंपर्स की चेंजिंग के साथ वो तोड़ा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये भी चीज़ जितने भी हमारे माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो जानते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स भी जानते हैं अगर इस तरह से पासवर्ड लगा है तो उसको तोड़ने का क्या तरीका है। तो उन साहिबों के लिए या उन दोस्तों के लिए जो इस किस्म के पासवर्ड से आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी विंडो को लोड होते ही लॉक कर देते हैं। विंडोज जैसे ही सिस्टम पर बूटअप हुआ, विंडोज एनवायरनमेंट आपकी स्क्रीन पर आया, फौरन ही उस सॉफ्टवेयर ने आपके सिस्टम पर कब्जा कर लिया और आपके सिस्टम को लॉक कर दिया गया। अब इस लॉक सिस्टम को ओपन करने के लिए पासवर्ड, लॉगर नेम तो खुद देना पड़ेगा। एक तो विंडोज एक्सपी का अपना सिस्टम है, आप पासवर्ड प्रोटेक्शन अपने अकाउंट को कर लेते हैं। बाज लोग इसको भी, यानी माहिरीन जो है वो इसको भी तोड़ लेते हैं। लेकिन फिर जब आप एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो वहां पर फिर एक विंडोज लोड होने के बाद आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को लॉक कर देते हैं। ये हो गया पासवर्ड प्रोटेक्शन। डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट तरीकों से आप अपने डेस्कटॉप को, आप अपनी डिवाइसेस को, आप अपने प्रोग्राम्स को, अपनी फाइल्स को, हर एक को अलग-अलग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम को यकबारगी में एक ही दफा में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक ही पासवर्ड के साथ, या हर एक के लिए अलग-अलग पासवर्ड रख सकते हैं। मुख्तलिफ पॉलिसीज बना सकते हैं कि कौन सा यूजर कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता, या जिसने करनी है उसको उस चीज का पासवर्ड बता दिया जाए। इंटरनेट के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स और लॉगिन्स हैं। ईमेल, चैट, वेब, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट अमाउंट्स, डिफरेंट पासवर्ड्स, डिफरेंट लॉगिन्स, ये तमाम चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। जब हम एक ऐसा वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचे हैं कि जहां पर हमें लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया गया है, वहां पर एक और ऑप्शन होती है कि आप अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड सेव कर दीजिए। अगर तो आप घर में पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या दफ्तर में आपका एक ऐसा सिक्योर सिस्टम है जहां पर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी रिस्क वाले किसी सिस्टम पर हैं तो कभी उस ऑप्शन को ऑन ना कीजिए, क्योंकि कुकीज के अंदर वो आपका पासवर्ड सेव हो गया। आप नेक्स्ट टाइम जब भी उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं मांगेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन कर देगा। और अगर आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाते हैं तो आप मेंबर्स की तमाम सहूलियात जो आपकी लॉगिन और पासवर्ड की बेस पर हैं, वो सारी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने वहां पर अपना लॉगिन पासवर्ड सेव कर दिया और आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया, आप चले गए। नेक्स्ट टाइम आपकी जगह दूसरा कोई बंदा आपके सिस्टम को यूज कर रहा है और उसी वेबसाइट को विजिट करता है, तो वहां पर उसे लॉगिन और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी कुकीज के अंदर आप पहले से वहां पे लॉगिन हो चुके हैं। इसलिए आप उन चंद वेबसाइट्स जहां पर ये
फैसिलिटी आपको मिल रही है, बल्कि तकरीबन हर वेबसाइट पे जहां पर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन करते हैं वहां पर ये फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन आप उन चंद कंप्यूटर्स पर इस फैसिलिटी को एक्टिवेट कीजिए कि जिन पर आपको यकीन है कि आपके बाएतमाद लोग बैठते हैं या आपके अलावा कोई नहीं बैठता। किसी भी पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी सिक्योरिटी रिस्क कंप्यूटर के ऊपर इस तरह की प्रोटेक्शंस को एक्टिवेट ना कीजिए। नाज़रीन, बात हमारी जारी रहेगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो कि अनसिक्योर है अपने डाटा को सेव करते हैं। और एक चीज़ जो आम तौर पर हमारे अक्सर दोस्त कर देते हैं, जो गलती, वो उस सिक्योरिटी रिस्क को ऑन कर देते हैं जहां पर ये कहा जाता है सेव माय पासवर्ड और सेव माय लॉगिन नेम। इस किस्म की जहां पर हमें ऑप्शंस मिलती हैं, अगर हम उन्हें पब्लिक कंप्यूटर्स पर या अनसिक्योर कंप्यूटर्स के ऊपर ऑन कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारे लिए मुश्किल बनती है। एक और इस किस्म के जो हमारे प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स हैं, प्रोटेक्टेड मेल्स हैं या इस किस्म के पेजेस हैं, वहाँ पर जो हमारी गलती होती है, हम लोग जो अक्सर गलती करते हैं वो पासवर्ड को चूज करने की है कि हम किस किस्म का पासवर्ड दे रहे हैं। हम अक्सर औकात एक ऐसा पासवर्ड दे देते हैं जो बहुत आसान होता है। हैकर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो अल्फाबेट्स एंड नंबर्स की तरतीब तैयार करते हुए उनको रैंडम के साथ चलाते हुए पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं। और जब हम आसान से पासवर्ड तैयार करते हैं तो उनको बड़ी जल्दी पिक करता है। बाज़ लोग अपने नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ को एज पासवर्ड यूज करते हैं। बाज़ लोग अपने घर के किसी फर्द के नाम को या अपने जो फर्म वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, उनके नाम को, शहर या मुल्क के नाम को हम लोग एज पासवर्ड यूज करते हैं। इसलिए आसान है, हमारे जहन में रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मुखालिफ हैं वो भी इस चीज को जानते हैं और वो उन चीजों को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। मसलन अगर मैं अपनी मेल चेक करने के लिए जो अपनी मेल के लिए जो लॉगिन और पासवर्ड बनाता हूं, अगर मैं उसमें अपने नाम, अपने भाई के नाम, अपने वालिद साहब के नाम या अपने फोन नंबर के सेट पे या अपने मोबाइल नंबर के सेट पे इस किस्म के कोई पासवर्ड बनाऊंगा तो मेरे पासवर्ड हैक होना आसान है, जल्दी हैक हो सकते हैं। जो मुझे जानता है वो सबसे पहले इन्हीं चीजों पर ट्राई करेगा। बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं और वो भी ये चीजें जानते हैं कि ये आमतौर पर पासवर्ड क्या रखता है। बाद लोग ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई, देखते हैं जिनका ये लॉगिन नेम है शायद ये पासवर्ड लग जाए, इनके फला बंदे में ये एक चीज है, ये काम करता है, इसको टेस्ट करके देखो, इसकी ये फर्म है, इसको टेस्ट करके देखो, इसका मोबाइल नंबर ये है, इस चीज को टेस्ट करके देखो। वो इन्हीं टेस्टिंग के अंदर हमारे पासवर्ड चोरी हो गए। वजह बहुत ज्यादा आसान पासवर्ड बनाने की छोटी सी टेक्निक जो है, जो माहिरीन कहते हैं कि जिस तरीके से आप पासवर्ड तैयार कीजिए, अब भी अगर आप जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, जब वहां पर आप पासवर्ड देते हैं तो नीचे एक पासवर्ड मीटर बना होता है जो आपको बताता है इजी, नॉर्मल और उसके बाद वेरी हाई की कुछ प्लेट्स आती है। जब आप एक सिंपल इंग्लिश के साथ सम वर्ड लिख के आप छोड़ देते हैं वो इजी में रहेगा। इंग्लिश के अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिक्स करके अगर आप एक पासवर्ड तैयार करते हैं वो नॉर्मल में आएगा। लेकिन अगर आप उनको एक मिक्सचर ऐसा तैयार करते हैं जो एक दकीक किस्म का मिक्सचर तैयार करते हैं, देन वो आपको बताएगा कि हाँ ये अब आपने एक मुश्किल, एक हाई सिक्योरिटी का जो है पासवर्ड तैयार किया है। कोशिश ये की जाए
ना तो बहुत मुख्तसर पासवर्ड बनाया जाए, ना ही बहुत बड़ा, कि बहुत बड़ा पासवर्ड जो है वो भूलने का अंदेशा है। बहुत मुख्तसर पासवर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे कि अब तो आमतौर पर मिनिमम 6 to 8 कैरेक्टर्स तक जो है आपको पासवर्ड बनाना पड़ता है। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। मिनिमम की ये रिक्वायरमेंट है। अब जब आप इस किस्म के किसी साइट पर मौजूद हैं तो वहां पर आप कोशिश ये करें कि ऐसे वर्ड्स और ऐसे डिजिट इस्तेमाल करें जिनका हमारी आम जिंदगी से कोई ताल्लुक ना हो, जिनका हमारी पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, जिनका हमारे इर्द गिर्द से कोई ताल्लुक ना हो। अगर मैं पाकिस्तान 123 ना पासवर्ड रख देता हूं तो इम्कान है कि अक्सर लोग जो है वो इसको हासिल कर लेंगे। क्यों? पाकिस्तान इज माई कंट्री, 123 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बहुत से लोग दोस्त जो हैं वो 786 और बिस्मिल्लाह, अल्लाह, इस किस्म के वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दीगर साथी भी यही वर्ड इस्तेमाल करते हुए हमारी मेल्स, हमारे लॉगिन्स वगैरह पर हाथ साफ कर जाते हैं। तो बेहतर यह है कि एक ऐसा पासवर्ड तैयार किया जाए, एक ऐसे तरीके कार के साथ पासवर्ड तैयार किया जाए कि जिसको पिक करना बहुत मुश्किल हो। दूसरा काम जो किया जाता है, हम अक्सर अपनी डायरीज तैयार कर देते हैं, इसके अंदर हम अपने पासवर्ड, लॉगिन्स और सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह जो है वो लिख देते हैं। अब अगर वो डायरी, जब अब पहली बात मैंने शुरू में कही थी कि आप एक ऐसा कमरा, एक ऐसी जगह पर रखें इन चीजों को जो सिक्योरिटी रिस्क पर ना हो, जिसकी सिक्योरिटी आप ये समझें कि 100% सिक्योर जगह है, तो वहां पर तो ऐसी चीजें ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस के एक दरार जो कि ओपन है वहां पर एक ऐसी डायरी रख छोड़ते हैं जिसके अंदर आपके तमाम लॉगिन नेम एंड पासवर्ड्स हैं, तो कोई भी दूसरा शख्स जिसकी रिसाई उस दराज तक है वो आपके लॉगिन और पासवर्ड्स को हासिल कर सकता है। और जो इन लॉगिन और पासवर्ड्स को हासिल कर गया वो आपके उन अकाउंट्स में शामिल हो गया, आपके उन अकाउंट्स के डाटा में शामिल हो गया, आपकी मेल उसके हाथ में, आपके अकाउंट के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन उसके हाथ में, देन वेयर इज योर सिक्योरिटी? हमारी सिक्योरिटी कहां गई? उस पासवर्ड, उस लॉगिन नेम का फायदा क्या अगर वो पासवर्ड और लॉगिन नेम आप आम छोड़ देते हैं? अगर आप अपने आप को लॉग इन ही छोड़ देते हैं तो आपको लॉगिन होने का फायदा नहीं। ये कुछ ऐसी हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, जिनकी वजह से हम बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाते हैं। बज़ाहिर ये काम हैकर्स का लगता है, हमारा पासवर्ड चोरी हो गया, हम मेल ओपन करते हैं लेकिन मेल हमें अनऑथोराइज्ड पर्सन शो कर रही है, आप मेल चेक नहीं कर सकते। अक्सर शिकायत मिलती है, बहुत से दोस्त कहते हैं जी रात को मेल चेक की, कल सुबह हमने जब उसको लॉगिन होने की कोशिश की तो पासवर्ड गलत बता रहा है, पता नहीं क्या मसला है। मसला यही हुआ कि जो दूसरा पर्सन था जिसके पास आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड पहुंच चुका है, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया। बहुत बड़ी हैकिंग टेक्निक की तरफ हम नहीं जाते। मैं हैकर्स और हैकर्स के सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाता, मैं उन चीजों की तरफ आता हूं जो हमारी गलती है, वो मिस्टेक्स जो हम आम हालत में करते हैं और जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है अनसिक्योर होता है। आप अपने किसी दोस्त के साथ इंटरनेट कैफे में बैठकर या उसके सिस्टम पर बैठकर या अपने सिस्टम पर ही दोस्त के साथ बैठकर अपनी मेल चेक कर रहे हैं, तो उस वक्त जो आप पासवर्ड दे रहे हैं, मे बी सो कॉल्ड फ्रेंड जो आपके साथ है वही आपका वो पासवर्ड नोट कर रहा है। इससे पहले मैंने आपसे जैसे कि बताया कि हम रिटन फॉर्म के अंदर अपने पासवर्ड वगैरह जो रखते हैं, अगर आप उसको फ्रीली छोड़ देते हैं, अनसिक्योर छोड़ देते हैं, वो हमारी गलती है। बाज़ दोस्त अपने पासवर्ड्स डिफरेंट जगहों पर अपने टेबल्स के ऊपर ही लिख लेते हैं। ऑफिस में खास तौर पे आप एक पेपर पे लिखते हैं और उसको अपने टेबल ग्लास के नीचे लगा देते हैं कि मैं जी इजीली यहाँ से हासिल कर लूँगा, लेकिन उसी वक्त
आपका कोई मिलने वाला जो है वो भी वहां पर मौजूद है, वो गो के नहीं जानता कि ये किस चीज के लॉगिन और पासवर्ड्स हैं, लेकिन उनको नोट करता है और नेक्स्ट मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर आपके लॉगिन और पासवर्ड्स हैं, लॉगिन्स हैं, वहां पर उन पासवर्ड्स को अप्लाई करना शुरू करता है और उनमें से